फ्रांस 1944। युद्ध समाप्त होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सजा बस शुरू होती है। लोगों को उनके घरों से बलात्कृत तरीके से बाहर निकाला जाता है। कोई न्यायाधीश नहीं, कोई बचावकर्ता नहीं, केवल एक चुप भीड़ और एक पलटन आदेश का इंतजार कर रही है। 1 सेकंड बाद गोलियां चलती हैं। सालों तक मिलिस फ्रांसिस ने अपने ही देशवासियों का बेरहमी से शिकार किया और उनका निष्पादन किया। अब प्रतिरोध पलटवार करता है। सड़कों, चौकों और तहखानों में विश्वासघातियों का शिकार तेज और निर्दयी है। कोई नहीं भूलता, कोई माफ नहीं करता। क्या यह न्याय था या बदला? क्या यह एक वैध सजा थी या एक अनियंत्रित सफाई? जब कब्जा खत्म हुआ तो एक और प्रकार का युद्ध शुरू हो गया। यह फ्रांसीसी प्रतिरोध की सबसे कठोर निष्पादन की कहानी है। आंतरिक विश्वासघात, मिलिस फ्रांसिस का निर्माण। फ्रांस, गर्मी 1940। 6 हफ्तों की लड़ाई के बाद यूरोप की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक जर्मन सेना के सामने गिर गई थी। 22 जून को कॉम्पियन के जंगल में वह युद्ध विराम समझौता हुआ जिसने फ्रांस को 2 हिस्सों में विभाजित किया। उत्तरी क्षेत्र पर जर्मन सेना का सीधा कब्जा और दक्षिणी क्षेत्र, जिसे विकास के तहत फिलिप पेटेन के शासन के तहत विची से प्रशासित किया गया था। इस पराजय के परिप्रेक्ष्य में मिलिस फ्रांसिस का जन्म हुआ, जो एक ऐसे गृहयुद्ध का हिस्सा बनी जिसमें फ्रांसीसी अपने ही देशवासियों का पीछा करते थे, सहयोग के नाम पर। यह पैरामिलिट्री संगठन सहयोगवाद का सबसे चरम रूप था, जो स्वयं विची शासन के विचारधारा से भी अधिक चरम था। पेटेन सरकार ने सहयोग को आधिकारिक नीति के रूप में अपनाया। अपनी पहल पर यह नीतियां लागू की, जिसमें यहूदी विरोधी नीतियां, राजनीतिक विरोधियों का पीछा और एक राष्ट्रीय क्रांति की शुरुआत थी, जिसका उद्देश्य गणराज्य के मूल्यों को हटाकर एक आदेश स्थापित करना था, जो काम, परिवार, देश के आदर्श पर आधारित था। यह सहयोग जर्मन सेना द्वारा थोपा हुआ नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग था जिसे स्वेच्छा से चुना गया था, जो कई बार कब्जे वाले शासक के अनुरोधों से भी आगे बढ़ गया था। जब प्रतिरोध धीरे धीरे संगठित होना शुरू हुआ, 30 जनवरी 1943 को हिटलर के सत्ता में आने की 10वीं वर्षगांठ के साथ मिलिस फ्रांसिस के निर्माण की आधिकारिक घोषणा की गई। हालांकि इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका असली उद्देश्य प्रतिरोध को खत्म करना और जर्मन कब्जे के साथ सहयोग को गहरा करना था। यह प्रतीकात्मक तिथि संगठन की असली वफादारी और विचारधारात्मक प्रेरणा को उजागर करती थी। मिलिस का जन्म 1941 में बनाए गए सर्विस डॉनर्ड्रे लेजियोनेयर, सेविस डी ऑनर्ड लेजियोनेयर के रूप में हुआ था। पियर लावल, विची के प्रधानमंत्री, आधिकारिक तौर पर इसके प्रमुख के रूप में थे, लेकिन असली शक्ति जोसेफ डारनांद के पास थी, जो इसके संस्थापक और महासचिव थे। यह द्वंद्व विची शासन के कानूनी सरकार और शासन के अंदर के अधिक चरमपंथी तत्वों के बीच जटिल रिश्ते को दर्शाता था। डारनांद, प्रथम विश्व युद्ध के सम्मानित सैनिक, युद्ध के बाद के वर्षों में दाहिनी ओर के उग्रवाद की ओर बढ़ गए थे। उनका कम्युनिस्ट विरोध और उग्र राष्ट्रवाद उन्हें हिटलर के प्रति व्यक्तिगत वफादारी की शपथ लेने और एसएस में स्टम्बानफ्यूरर की रैंक स्वीकार करने तक ले गया, जो एक पूर्व युद्ध नायक के लिए पूर्ण समर्पण का अद्वितीय कृत्य था। उनकी यात्रा उस राजनीतिक उग्रवाद को दर्शाती थी जिसे कई लोगों ने युद्ध से पहले के वर्षों में अनुभव किया, पारंपरिक देशभक्ति से फांसीवाद की ओर बढ़ते हुए। लगभग 35,000 पुरुषों ने इसके दस्ते में शामिल किया, जो फ्रांसीसी समाज में कब्जे के तहत दरारों को दर्शाते थे। पहला समूह उन फांसीवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों का था जो 1940 की हार को तीसरी गणराज्य के पतन का परिणाम मानते थे। उनके लिए सहयोग फ्रांस को नवीनीकरण करने का एक अवसर था, विदेशी भ्रष्ट करने वाले प्रभावों को खत्म करना। यहूदी, कम्युनिस्ट, फ्रीमेसन्स और गणराज्यवादी, ये विचारक संगठन के कठिन न्यूक्लियो थे और नेतृत्व की अधिकांश भूमिकाओं में थे। दूसरा समूह अवसरवाद के कारण जुड़ा था। एक युद्ध से तबाह हुए देश में मिलिस ने ठोस लाभ प्रदान किया, बेहतर भोजन राशन, नियमित वेतन, जर्मनी में अनिवार्य श्रम सेवा से छूट और शक्ति की स्थिति। कड़ी राशनिंग के कारण ये लाभ कई लोगों के लिए बहुत आकर्षक थे जो दयनीय स्थिति में थे। इन अवसरवादियों के लिए विचारधारा तत्काल भौतिक लाभों के मुकाबले गौण थी। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दबाव में या अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए शामिल हुआ, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां मिलिस ने स्थानीय जीवन पर मजबूत नियंत्रण रखा था। सामान्य अपराधियों की भर्ती, जो सजा में छूट का वादा करते थे,
उनके संचालन विधियों में आपराधिक क्रूरता का एक तत्व जोड़ते थे। संगठन में एक संरचनात्मक व्यवस्था थी जिसमें स्थायी सदस्यों का एक कोर फ्रैंक गार्ड था जो सैनिकों के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करता था। मिलिशियन गहरे नीले रंग के यूनिफॉर्म और बोइना पहनते थे और उनके पास गामा अक्षर का प्रतीक था जो उनके राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन का प्रतीक था। इस पैरामिलिट्री संगठन में अपने खुद के रैंक सिस्टम, उद्घाटन समारोह और आचार्य संहिता थी जो पारंपरिक सेना और यूरोपीय फांसीवादी संगठनों दोनों की नकल करती थी। उनकी सबसे बड़ी लाभकारी बात यह थी कि उन्हें फ्रांसीसी समाज का गहरा ज्ञान था। जबकि कब्जे वालों के लिए फ्रांस एक विदेशी देश था, मिलिशियन स्थानीय रीति रिवाजों, भाषा को जानते थे और आसानी से गुप्त गतिविधियों का पता लगा सकते थे। एक मित्र राष्ट्र की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया था, मिलिस प्रतिरोध नेटवर्कों के लिए एक घातक खतरा थी क्योंकि उनकी गुप्त गतिविधियों को पहचानने की क्षमता विदेशियों की नजरों से बच जाती थी। सामाजिक संदर्भ को समझने की यह क्षमता उन्हें अत्यधिक प्रभावी शिकारियों बनाती थी। उनकी युद्ध पद्धतियां प्रभावी और निर्दयी थीं। घुसपैठ उनकी पसंदीदा तकनीक थी। मिलिशियन एजेंट खुद को समर्थक के रूप में प्रस्तुत करते थे ताकि गुप्त नेटवर्कों में प्रवेश कर सकें। लियो में मिलिस का केंद्र और प्रतिरोध का भी मुख्य स्थान था। उन्होंने महत्वपूर्ण सेल्स में घुसपैठ की और अप्रत्यक्ष रूप से जीन मोलिन की गिरफ्तारी में मदद की, जो डिगॉल के प्रतिनिधि थे और प्रतिरोध को एकजुट करने का कार्य करते थे। साथ ही उन्होंने एक सूचनाकारों का नेटवर्क तैयार किया जो सभी सामाजिक स्तरों में फैला था और एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां एक अव्यक्त शब्द मौत का कारण बन सकता था। यह नेटवर्क भौतिक प्रोत्साहन जैसे अतिरिक्त राशन, सुरक्षा, पैसा प्रदान करता था, साथ ही दबाव और व्यक्तिगत प्रतिशोध भी था। परिणाम स्वरूप यह एक समाज था जहां सबसे निजी रहस्य भी घातक हो सकते थे और जहां मौन को अस्तित्व की रक्षा के रूप में अपनाया गया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को पूरे फ्रांस में अस्थायी केंद्रों में बर्बर पूछताछ का सामना करना पड़ा। पुराने होटल, गैरेज या स्कूलों को यातना के स्थानों में बदल दिया गया था जहां पिटाई, विद्युत शॉक, आत्यंतिक सांस रुकवाना, अंगों की विकृति और नींद की कमी जैसे तरीके अपनाए गए थे। महिलाएं और भी ज्यादा यौन हिंसा का शिकार होती थीं। जो विशेष रूप से भयावह था वह यह था कि इन केंद्रों का संचालन फ्रांसीसियों द्वारा किया जाता था जो अपने ही देशवासियों के खिलाफ होते थे। इस प्रकार विश्वासघात की एक और परत जोड़ते हुए पीड़ितों के आघात को और गहरा कर देते थे। मिलिस ने नियमित रूप से त्वरित निष्पादन किए जिनका दोहरा उद्देश्य विरोधियों को समाप्त करना और आतंक फैलाना था। कुछ गोलियां जानबूझकर सार्वजनिक रूप से चलाई जाती थीं, शवों को छोड़कर जिन पर आतंकी या फ्रांस के दुश्मन के रूप में पहचान करने वाले पोस्टर लगे होते थे। अन्य को गुप्त रूप से गर्दन में गोली मारकर तहखानों या खुले मैदानों में अंजाम दिया जाता था, फिर शवों को छिपा दिया जाता था। इस प्रकार के सार्वजनिक आतंक और गुप्त उन्मूलन का मिश्रण एक व्यापक और निष्क्रिय करने वाला भय का वातावरण उत्पन्न करता था। प्रतिरोध की कार्रवाइयों के प्रतिशोध में मिलिस ने नागरिकों के खिलाफ हत्याकांडों में भाग लिया। वासियू एंड वेरकोर में उन्होंने वेरकोर के पर्वतीय क्षेत्र में प्रतिरोधी गतिविधियों के बदले में 73 नागरिकों की हत्या करने के लिए एसएस के साथ सहयोग किया। सेंट जेनी लावल में उन्होंने 34 राजनीतिक बंदियों को फांसी दी, इससे पहले कि मित्र राष्ट्रों की सेना पहुंचती, और फिर शवों को जलाने की कोशिश की ताकि प्रमाणों को नष्ट किया जा सके। ये सामूहिक प्रतिशोध न केवल दंडित करने के लिए थे बल्कि किसी भी समुदाय को आतंकित करने के लिए थे जो प्रतिरोध के प्रति सहानुभूति रखता था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और जर्मन हार अवश्यंभावी होती गई, मिलिस की क्रूरता बढ़ गई, जो मुक्ति के बाद प्रतिशोध के डर से प्रेरित थी। यह एक दुष्चक्र था। जितना अधिक उनकी कार्रवाइयां हिंसक होती गईं, उतना ही मुक्ति के बाद प्रतिशोध की संभावना अधिक होती गई, और जितना वे उस प्रतिशोध से डरते थे उतनी ही उनकी हिंसा अधिक चरम पर पहुंच गई ताकि किसी भी विरोध को दबाया जा सके। यह घातक चक्र उस समय अपने चरम पर पहुंचा जब प्रतिरोध ने जून 1944 में प्रचार मंत्री फिलिप हेनरियो की हत्या कर दी। फ्रांसीसी गोएबेल्स के रूप में जाने जाने वाले हेनरियो अपने उग्र रेडियो भाषणों के लिए प्रसिद्ध थे और वह सहयोगवाद के एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिनकी मृत्यु ने मिलिस द्वारा राजनीतिक बंदियों की फांसी की एक लहर को जन्म दिया। यह प्रतिशोध का एक प्रत्यक्ष कार्य था।
6 जून 1944 को नॉर्मंडी में मित्र राष्ट्रों की लैंडिंग और विची शासन के ढहते हुए स्पष्ट संकेत के साथ मिलिशियन ने अपनी स्थिति की गंभीरता को समझना शुरू कर दिया। कुछ सैनिकों ने पलायन किया, नागरिकों के बीच घुलने की कोशिश की और अपने यूनिफॉर्म और संदिग्ध दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। अन्य जर्मनी भाग गए, जहां कुछ एसएस की चार्ल माग्ने डिवीजन में शामिल हो गए, जो फ्रांसीसी स्वयंसेवकों द्वारा बनाई गई थी। एक तीसरी श्रेणी ने पायरेनीज के माध्यम से स्पेन भागने की कोशिश की। हालांकि सबसे कट्टर समर्थक अंत तक अपने पदों पर बने रहे, चाहे वे वैचारिक विश्वास के कारण थे या क्योंकि वे जानते थे कि उनकी संलिप्तता का स्तर उन्हें कोई भी दया नहीं दिला सकता था। उन पुरुषों के लिए जिन्होंने सक्रिय सहयोग का मार्ग चुना था, मुक्ति के बाद उनका भाग्य उतना ही कठोर था जितना कि उन्होंने खुद उन अंधेरे वर्षों के दौरान लागू किया था जब कब्जा था। एक युद्ध के अंदर मिलिस और प्रतिरोध के बीच निर्दयी संघर्ष 1943 तक जर्मन कब्जा एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था। जो कुछ एक आत्मसमर्पण और सहयोग के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक आंतरिक संघर्ष में बदल चुका था, जहां फ्रांसीसियों के खिलाफ असाधारण क्रूरता के साथ लड़े रहे थे। मिलिस फ्रांसेज ने एक अनघोषित गृहयुद्ध शुरू किया था, जो एक कब्जे वाले देश के साए में लड़ा जा रहा था। यह गृहयुद्ध अपनी विशिष्ट विशेषताएं रखता था। जहां जर्मन आक्रमणकारी के रूप में पहचाने जाते थे, वहीं मिलिशियन कुछ और भयावह प्रतीत होते थे। आंतरिक दुश्मन वह पड़ोसी जो अब दरिंदा बन चुका था। पीड़िता और अपराधी के बीच की रेखा समाज में धुंधली हो गई थी, जहां वफादारियां अनिवार्य रूप से टूट चुकी थीं। कई समुदायों में वे लोग जो दशकों तक एक साथ रहते थे, अचानक एक घातक संघर्ष के विपरीत पक्षों में थे। ल्यों, मार्सिले और टूलुज जैसे शहरों में मिलिस ने प्रतिरोध की महत्वपूर्ण शख्सियतों, विरोधी बौद्धिकों और किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए एक व्यवस्थित अभियान चलाया, जो गणराज्यवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता था। इसका उद्देश्य दोहरा था: संगठित विरोध को खत्म करना और यह साबित करना कि कोई भी, चाहे उसकी प्रतिष्ठा या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, उनसे सुरक्षित नहीं था। विक्टर बैश का मामला इस रणनीति को नाटकीय रूप से प्रदर्शित करता है। 10 जनवरी 1944 को 85 वर्षीय यह यहूदी बौद्धिक, जो मानवाधिकारों की लीग के मानद अध्यक्ष थे, अपनी पत्नी इलोना के साथ ल्यों के बाहरी इलाके में रोक लिए गए। दोनों बुजुर्गों को तुरंत मिलिस द्वारा निष्पादित किया गया। बैश को एक शिकार के रूप में चुनने की कोई संयोग नहीं थी। वह सहयोगवाद की घृणा का प्रतीक थे। यहूदी धर्म, धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद और ड्रेफस का बचाव और उनकी हत्या ने फ्रांसीसी समाज को एक स्पष्ट संदेश दिया: अगर एक सम्मानित बुजुर्ग को भी सुरक्षा नहीं मिल सकती, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। रात में अपहरण करना आतंक फैलाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक बन गया था। पूरे परिवारों को मिलिशियनों द्वारा उनके घरों में बगैर न्यायिक आदेश के जागृत किया जाता था और संदेहियों को ले जाया जाता था। इन कार्रवाइयों में कोई भेदभाव नहीं था। पुरुष, महिलाएं और यहां तक कि किशोरों को उनके बिस्तर से खींच लिया जाता था। अक्सर वे कभी लौटकर नहीं आते थे। आधी रात को वाहनों के रुकने की आवाज पूरी बस्तियों में आतंक का कारण बन गई थी। ग्रेनोबल की एक शिक्षिका ने बताया, वह 3 बजे सुबह आए। 6 आदमी नीले पट्टियों के साथ। मुझे कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी। मेरे पति को दूसरी दिशा में ले गए। मैं पूछताछ से बच गई, वह नहीं। इस प्रकार के अनुभव, जो हजारों में फैले हुए थे, ने नागरिकों में स्थायी भय का वातावरण पैदा किया। तोड़फोड़ को पूरे फ्रांस में अस्थायी केंद्रों में व्यवस्थित रूप से लागू किया जाता था। मिलिस ने सामान्य स्थानों, होटल, स्कूल, प्रशासनिक भवन को यातना के कक्षों में बदल दिया था, जहां मानवाधिकार पूरी तरह से निलंबित हो गए थे। सामान्य यातना विधियों में बाथटब शामिल था, जिसमें कैदी का सिर बार बार पानी में डुबोया जाता था, स्वेलो, जिसमें कलाई से पीठ पर बांधकर निलंबन किया जाता था, और मनोवैज्ञानिक यातना के जटिल तरीके जैसे फांसी का अनुकरण या परिवार के सदस्यों को धमकाना। कई पीड़ितों के लिए सबसे भयानक बात यह नहीं थी कि शारीरिक कष्ट, बल्कि यह था कि वे अन्य बंदियों की चीखें सुनते थे, मित्रों या साथियों की आवाजें जो यातना के तहत टूट रही थीं, और यह जीने का डर कि वे अपने साथियों को जल्द ही धोखा दे सकते थे। एक जीवित बचा हुआ व्यक्ति ने कहा, हमें न केवल शारीरिक रूप से तोड़ा गया, बल्कि हम पर और एक दूसरे पर विश्वास भी टूट गया। मिलिस द्वारा विकसित सूचनाओं का नेटवर्क सभी सामाजिक स्तरों में फैला हुआ था। कोई भी व्यक्ति एक गवाह हो सकता था: डाकिया, दुकानदार, शिक्षक, डॉक्टर।
यह सर्वव्यापी धमकी रोजमर्रा की जिंदगी को लगातार निगरानी का अभ्यास बना देती थी, जहां सबसे निजी विश्वास भी घातक हो सकते थे। प्रचार ने शारीरिक आतंक के प्रभाव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया। विची के सूचना और प्रचार मंत्री फिलिप हेनरियो रेडियो का उपयोग करके प्रतिरोधकर्ताओं को यहूदी गोलवादी कम्युनिस्ट लुटेरों के रूप में ध्वजित करने और किसी भी बर्बरता को सच्चे फ्रांस को बचाने के लिए जरूरी बताने में संलग्न थे। उनके दैनिक भाषण, जो उल्लेखनीय रचनात्मकता के साथ प्रस्तुत किए गए थे, एक भयभीत और भ्रमित आबादी पर भारी प्रभाव डालते थे। मिलिस और जर्मन बलों के बीच सहयोग ने कब्जे के कुछ सबसे त्रासदीपूर्ण एपिसोड उत्पन्न किए। हालांकि ओराडूर एसुरग्लान की नरसंहार मुख्य रूप से एसएस डिवीजन डसरिच द्वारा किया गया था, मिलिस ने प्रतिरोध से कथित संपर्कों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। 10 जून 1944 को जर्मन सैनिकों ने इस छोटे से गांव को घेर लिया। पुरुषों को अलग किया गया और गोली मार दी गई। महिलाओं और बच्चों को चर्च में बंद कर दिया गया, जिसे जलाया गया। परिणाम स्वरूप 642 नागरिकों की हत्या। यह गांव, जो जलकर खंडहर में तब्दील हो गया था, को बर्बरता के प्रतीक के रूप में संरक्षित किया गया। मार्च 1944 में प्लेटो डेस ग्लियरिस के खिलाफ ऑपरेशन ने इस घातक सहयोग का एक और मील का पत्थर साबित किया। यह पठार, जो उच्च सवॉय में स्थित था, प्रतिरोधकर्ताओं के लिए शरण स्थली बन चुका था, जो श्रम सेवा से बचने के लिए भागे हुए थे। जबरदस्त संघर्षों के बाद जर्मन बलों और मिलिशियनों का संयुक्त ऑपरेशन प्रतिरोध को कुचलने में सफल रहा। बचे हुए जीवित बंदियों का सामना यातना, त्वरित निष्पादन या निर्वासन से हुआ। इस संघर्ष को प्रचार द्वारा आतंकी समूहों के खिलाफ एक जीत के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में बदल गया। प्रतिरोध बढ़ती क्रूरता से डरने के बजाय सटीक हिंसा के साथ जवाब दिया। जहां जर्मन सामान्यतः सैन्य शिविरों में रहते थे, मिलिशियनों के पास नागरिकों के बीच रहने का खतरा था, जो उन्हें असुरक्षित बना देता था। प्रतिरोध की रणनीति ने दमन के तंत्र के प्रमुख चेहरों को समाप्त करने को प्राथमिकता दी और जब तक संभव हो यह सुनिश्चित किया कि कोई भी सार्वजनिक समर्थन न खोए। सबसे प्रतिष्ठित कार्य फिलिप हेनरियो की हत्या थी। 28 जून 1444 को प्रतिरोध का एक कमांडो पेरिस में सूचना मंत्रालय में घुस गया। मिलिशियनों के रूप में एक तात्कालिक संदेश के साथ खुद को प्रस्तुत करते हुए वे उसके कमरे तक पहुंचे और सोते हुए हेनरियो को गोली मार दी। उनकी पत्नी को जानबूझकर जीवित छोड़ दिया गया ताकि वह यह बता सके कि क्या हुआ था, और इस तरह से मिलिस द्वारा प्रभावी रूप से अपनाए गए मानसिक आतंक की रणनीति को उलट दिया। हेनरियो की मृत्यु ने यह सिद्ध कर दिया कि शासन के सबसे सुरक्षित व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं थे। हमले और प्रत्युत्तर का पैटर्न 1944 की गर्मियों में उग्र हो गया। लियो में एक कमांडो ने मिलिस के अधिकारियों द्वारा अक्सर जाने जाने वाले एक रेस्टोरेंट पर हमला किया, जिसमें 7 अधिकारियों को मार डाला। टुलूज में स्थानीय प्रमुख को अपने परिवार के साथ सैर करते हुए गोली मार दी गई। प्रत्येक कार्रवाई के बाद एक समान रूप से घातक प्रतिक्रिया होती थी, एक ऐसी हिंसा के चक्र में जो लगातार बढ़ रही थी। दोनों पक्षों में नैतिक सीमाएं धुंधली हो गईं और विधियां अक्सर उन विधियों की नकल करती थीं जिन्हें वे नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मिलिस की अवसंरचना पर हमले के साथ साथ सीधे हमले किए गए। बैरकों पर विस्फोटक से हमले, दस्तावेजों को नष्ट करना, वाहनों को नष्ट करना, संचार की लाइनों को काटना। ये कार्रवाइयां केवल संगठन को भौतिक नुकसान नहीं पहुंचाती थीं, बल्कि इसकी ऑपरेशनल क्षमता और अपराजेयता की छवि को भी कमजोर करती थीं। लियो में केंद्रीय मुख्यालय की विस्फोट ने विशेष रूप से प्रभावी परिणाम दिए, जिसमें जासूसों और गुस्से हुए ऑपरेटरों के बारे में महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए, जिससे सैकड़ों जीवन बचाए जा सकते थे। उन क्षेत्रों में जहां माकी ने प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया था, मिलिस के खिलाफ आक्रामकता खुली युद्ध की विशेषताएं अपनाने लगी थी। मिलिशियन की गश्तों को नियमित रूप से राजमार्गों पर घात लगाकर निशाना बनाया जाता था और उन्हें होने वाली हताहतें अक्सर सार्वजनिक नहीं की जाती थीं ताकि संगठन के बाकी हिस्सों की मनोबल को गिराया न जाए। जवाबी कार्रवाई के रूप में उन्होंने जर्मन सैनिकों के साथ मिलकर शांति अभियान चलाए, जिसमें पूरी की पूरी बस्तियां प्रतिरोध के समर्थक मानी जाती थीं, उनका सफाया कर दिया गया। 20 अगस्त 1944 को लियो के मुक्ति के कगार पर होने के साथ मिलिस ने अपनी अंतिम और सबसे निराशाजनक क्रूरता की। सेंट जेनी लावल के जंगल में 120 राजनीतिक बंदियों को व्यवस्थित रूप से फांसी दी गई
और उनके शवों पर पेट्रोल डाला गया और जला दिया गया। यह हत्याकांड, जो निश्चित रूप से हार के नजदीक होने के बाद किया गया, इसका उद्देश्य गवाहों और कब्जे के दौरान किए गए अपराधों के प्रमाणों को नष्ट करना था। नॉर्मंडी में उतरने के बाद मित्र राष्ट्रों की प्रगति के साथ मिलिस की स्थिति अधिक से अधिक अस्थिर हो गई। प्रतिशोध का डर पलायन को प्रेरित कर रहा था और मनोबल गिरा रहा था। हालांकि इसके अधिक कट्टर तत्वों ने इसके विपरीत अपनी क्रूरता को बढ़ा दिया। 25 अगस्त 1944 को पेरिस की मुक्ति ने मिलिस के रूप में संगठित एक शक्ति के रूप में अंतिम पतन को चिह्नित किया। अगली कुछ हफ्तों में जब फ्रांसीसी शहर एक के बाद एक मुक्त किए जा रहे थे, एक निर्मम हिसाब किताब शुरू हो गया। पकड़े गए मिलिशियनों का सामना त्वरित मुकदमे से लेकर सामूहिक लिंचिंग तक हुआ। मुक्ति के बाद जो जंगली शुद्धिकरण एपुरेशन सवाज हुआ, उसने हजारों जानें ली, जिनमें से कई मिलिस के सदस्य थे, और एक नया हिंसा का अध्याय शुरू हुआ जिसके अपने नैतिक और व्यावहारिक जटिलताएं थीं। मिलिस का पतन और विश्वासघातियों का शिकार। 6 जून 1944 ने द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास और मिलिस फ्रांसिस के भाग्य में एक निर्णायक मोड़ का संकेत दिया। जब पहली गठबंधन सेनाएं नॉर्मंडी के समुद्र तटों पर उतरीं, यह उस सबसे महत्वाकांक्षी सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत थी जो कभी किया गया था, और इसके साथ ही फ्रांसीसी सहयोगियों के लिए एक अपरिहार्य घड़ी की उलटी गिनती शुरू हो गई। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड न केवल जर्मन कब्जे के अंत की शुरुआत था, बल्कि यह एक आंतरिक हिसाब किताब की शुरुआत भी थी जो फ्रांसीसी समाज की नींव को हिला देगा। ओमाहा, उटाह, गोल्ड, जूनो, स्वॉर्ड जैसी कोड नेम वाली समुद्र तटों पर जहां अमेरिकी, ब्रिटिश और कनाडाई बलों ने उतरा था, वह अधिकांश फ्रांसीसियों के लिए आशा का प्रतीक बन गए और उन लोगों के लिए एक अंधेरे भविष्य का पूर्व सूचक बन गए थे जिन्होंने जर्मन जीत का पक्ष लिया था। मिलिस के बैरकों में समुद्र तट पर उतरे जाने की खबर को अविश्वास और दबे हुए डर के मिश्रण के साथ प्राप्त किया गया था। युद्ध के बाद पुनः प्राप्त किए गए आंतरिक दस्तावेजों में संगठन की उच्च प्राधिकरण की यह चिंता जाहिर होती है कि वे एंग्लो अमेरिकी आक्रमण को रोक लेंगे और जर्मनी की अंतिम विजय सुनिश्चित रहेगी। हालांकि अधिकारियों के निजी डायरी में और स्पष्ट रूप से असली स्थिति का आभास मिलता है। अगर गठबंधन सेनाएं एक मजबूत पुलहेट स्थापित करने में सफल होती हैं तो हमारा भविष्य तय होगा, लियों के एक कमांडर ने लिखा। जो लोग आज हमसे डरते हैं वे कल हमें बिना किसी प्रतिबंध के घृणा करेंगे। नॉर्मंडी से गठबंधन सेनाओं की प्रगति धीरे धीरे लेकिन लगातार जर्मन कब्जे के तहत स्थापित शक्ति संरचनाओं को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने लगी। मिलिस, जो आंतरिक दमन का सबसे अधिक भयभीत उपकरण था, अब अचानक असुरक्षित महसूस करने लगा क्योंकि गठबंधन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों का विस्तार हो रहा था। जर्मन सैनिक अपनी रणनीतिक स्थिति की रक्षा के लिए दूरस्थ स्थानों से हटकर मुख्य केंद्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जिससे उनके पुराने फ्रांसीसी सहयोगी अपने भाग्य पर निर्भर हो गए थे। 15 अगस्त को प्रोवेंस में उतरने ऑपरेशन ड्रैगन ने दक्षिण में दूसरा मोर्चा खोल दिया, जिससे सहयोगी ताकतों की एक और प्रगति हुई और सहयोगी व्यवस्था का पतन तेज हो गया। फ्रांस अब एक ऐसे सैन्य दबाव के बीच फंसा था जो धीरे धीरे धुरी और उनके सहयोगियों के द्वारा नियंत्रित क्षेत्र को संकुचित कर रहा था। इसी समय माकी ने गठबंधन की प्रगति से उत्साहित होकर और पैराशूट द्वारा लाए गए हथियारों से सशक्त होकर मिलिस के गढ़ों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को तीव्र कर दिया था। 19 से 25 अगस्त के बीच पेरिस की मुक्ति, जो जनरल लेक्लर की दूसरी बख्तरबंद डिवीजन द्वारा समर्थित एक लोकप्रिय विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुई, ने सहयोगी शासन की वैधता के लिए निर्णायक झटका दिया। पेरिसियों के खुशी से भरे हुए दृश्य, जो सड़क पर मिलिट्री अधिकारियों और प्रतिरोध के योद्धाओं को फूलों से लाद रहे थे, के साथ ही जो दृश्य उभरे वे भी उतने ही विपरीत थे। उन विश्वासघातियों का अथक शिकार। इन दिनों में मिलिशियनों के सामने एक अपरिहार्य सत्य था। अब फ्रांस में उनके लिए कोई सुरक्षित शरण नहीं थी। विकल्प बेहद सीमित थे और प्रत्येक में जानलेवा जोखिम था। तत्काल उत्तरजीविता अब उन हजारों पुरुषों के लिए एकमात्र आवश्यकता बन गई थी जिन्होंने अभी कुछ ही हफ्तों पहले तक अपने देशवासियों पर लगभग पूरी शक्ति का प्रयोग किया था। कई मिलिशियन जर्मनी भागने का विकल्प चुनते हैं, जहां उन्हें जर्मन बलों के साथ सुरक्षा मिल सकती थी जो पीछे हट रहे थे। वाहन और पैदल समूहों की एक लंबी कतार सीमा की ओर बढ़ने लगी, ज्यादातर नागरिकों की तरह छिपकर या नकली दस्तावेजों का उपयोग कर।
समकालीन गवाहियां इन प्रवासों को भूतिया झुंडों के रूप में वर्णित करती हैं। वे पुरुष जो कुछ ही दिनों पहले तक अहंकारी रूप से यूनिफॉर्म पहने हुए गश्त कर रहे थे, अब सड़क किनारे सायलों के रूप में चल रहे थे, नजरें चुराते हुए और किसी भी प्रतीक से छुटकारा पाते हुए जो उन्हें अपनी पुरानी सदस्यता से जोड़ता था। एक बेल्जियन शरणार्थी ने जो वोज्गो में इन समूहों को देखा था, अपनी डायरी में लिखा, यह एक ही समय में करुणाजनक और भयावह दृश्य है। पुरुष जो अभी कुछ ही समय पहले आतंक का कारण थे, अब आतंक के शिकार बन गए हैं। वे मुख्य रूप से रात में यात्रा करते हैं जैसे भूतों के समूह। दिन के समय वे खलिहानों और जंगलों में छिपते हैं। अधिकांश के पास जल्दबाजी में बनाए गए नकली दस्तावेज होते हैं। उनके चेहरों से घमंड गायब हो चुका है, जो अब डर और निराशा के मिश्रण से भरे हुए हैं। कुछ लोगों ने जर्मन क्षेत्र तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की, जहां लगभग 2500 पूर्व मिलिशियन वॉफेन एसएस की चार्ल माग्ने डिवीजन में शामिल हो गए थे, जो एक फ्रांसीसी स्वयंसेवी इकाई थी, और वह बर्लिन के पतन तक लड़ा। उन्होंने नाजीकरण के प्रति अपनी वफादारी को दिखाते हुए अंतिम हद तक संघर्ष किया। इनमें से अधिकांश पुरुष अप्रैल 1945 में हिटलर के बंकर की रक्षा करते हुए अंतिम और निराशाजनक संघर्षों में मारे गए थे। जो जीवित बच गए, उन्हें बाद में फ्रांस में विश्वासघात के आरोप में वापस भेजा गया। अन्य लोग स्पेन की ओर भागे, जहां फ्रांको का शासन था, जिसने युद्ध के दौरान धुरी के प्रति एक अनुकूल तटस्थता बनाए रखी थी। हालांकि पायरेनीज में यात्रा खतरों से भरी हुई थी। पहाड़ी रास्ते अधिकांशतः रिपब्लिकन स्पेनिश गोरिल्लाओं द्वारा नियंत्रित थे, जो गृहयुद्ध के बाद फ्रांसीसी प्रतिरोध में शरण लेकर उनकी सहायता कर रहे थे। किसी मिलिशियन के लिए इन गोरिल्लाओं द्वारा पकड़ा जाना तुरंत मौत की सजा का कारण बनता था, जो केवल गृहयुद्धों के द्वारा उत्पन्न घृणा से ही संभव था। अक्टूबर 1944 में एक मित्र राष्ट्रों की खुफिया रिपोर्ट में अनुमानित किया गया था कि मिलिस के लगभग 1/3 सदस्य देश से भागने की कोशिश कर चुके थे और सफलता की दर केवल 20% थी। अधिकांश लोग अपने प्रयास में पकड़े गए थे, चाहे वह प्रतिरोध बलों द्वारा, अग्रसर गठबंधन सेनाओं द्वारा या नागरिकों द्वारा जो अपनी समुदायों में अनजाने लोगों की उपस्थिति से सतर्क थे। कम प्रसिद्ध मिलिशियन ने बस गायब होने की कोशिश की, जनसंख्या में मिलकर उन क्षेत्रों में जहां वे नहीं पहचाने गए थे। उन्होंने अपने नाम बदले, अपनी उपस्थिति को परिवर्तित किया, अपने यूनिफॉर्म और संदेहास्पद दस्तावेजों को नष्ट किया, काल्पनिक अतीत बनाए। यह रणनीति कुछ समय के लिए काम करती थी। हालांकि जब समय के ऐसे कठिन दौर में कोई अजनबी ग्रामीण समुदायों में आता, तो स्वाभाविक रूप से शक की निगाहें उठती। कई को पड़ोसियों द्वारा या पुराने जासूसों द्वारा सूचना देने पर पकड़ा गया, जो अब नए सत्ता के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए अपने अचानक राष्ट्रवादी रवैये को दिखा रहे थे। एक दस्तावेजीकृत मामला हेनरी लाफोंट का था, जो टूलूज में मिलिस का सदस्य था, जिसने एक दूर के मरे हुए चचेरे भाई की पहचान अपनाई और ब्रेटनी के एक गांव में बेकरी के रूप में अपनी पहचान बनाकर छिपने का प्रयास किया। 6 महीने तक उसने अपनी पहचान छुपाए रखी, जब तक कि एक ग्राहक जिसने कब्जे के दौरान टूलूज में समय बिताया था ने उसे पहचान लिया। उसे उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया और एक त्वरित मुकदमे के बाद निष्पादित किया गया। मिलिस के प्रमुख सदस्यों के लिए, जिनकी पहचान पहले से ही व्यापक रूप से ज्ञात थी, हालात और भी गंभीर थे। कुछ ने लोकप्रिय न्याय या अदालतों का सामना करने से पहले आत्महत्या करने का विकल्प चुना। पॉल डे गासोव्स्की, मिलिस के कमांडर, ने जब उनका छिपने का स्थान खोजा गया तो उन्होंने अपनी कनपटी में गोली मारी। मार्सेल डैट, जो संगठन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ विचारक था, ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और फिर वह इटली भाग गया, जहां वह 1955 में अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक छिपा रहा। और वह एकमात्र कुछ सहयोगियों में से था जिन्होंने स्थायी रूप से न्याय से बचने में सफलता पाई। हालांकि अधिकांश मिलिशियनों ने हिसाब चुकता करने से बचने में सफलता नहीं पाई। उन्हें फ्रांसीसी आंतरिक बलों एफएफआई द्वारा, जो गठबंधन के उतरने के बाद प्रतिरोध द्वारा अपनाई गई आधिकारिक नामावली थी, नियमित गठबंधन सैनिकों द्वारा या अक्सर उन नागरिकों द्वारा पकड़ा गया जिन्होंने स्वेच्छा से न्यायाधीशों की भूमिका निभाई थी। जो हुआ वह आधुनिक फ्रांस के इतिहास के सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक था। एप्यूरेशन सवाज या जंगली शुद्धिकरण, एक ऐसा कालखंड जिसमें न्याय की सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो गईं, जहां वैध न्याय और नियंत्रणहीन प्रतिशोध के बीच अंतर पूरी तरह से मिट गए थे।
फ्रांस के विभिन्न शहरों, गांवों और बस्तियों में इसी तरह के दृश्य बार बार घटित हुए। पकड़े गए मिलिशियनों और अन्य सहयोगियों को सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा। उन्हें पीटा गया, यातना दी गई और अक्सर बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के निष्पादित कर दिया गया। महिलाओं को क्षैतिज सहयोग, जर्मनों या मिलिशियनों के साथ गहरे रिश्ते का आरोप लगाकर विशेष रूप से अत्याचार सहना पड़ा। उन्हें सार्वजनिक रूप से सिर के बाल मूंडे गए, स्वास्थिक से चिह्नित किया गया और उन्हें विरोधी जनसमूह के बीच अर्धनग्न घुमाया गया। इन अपमानजनक अनुष्ठानों में सामाजिक शुद्धता की इच्छा और गहरे जड़े हुए लिंग पक्षपाती विचारों की झलक थी। एक ब्रिटिश अधिकारी ने, जो एक छोटे से नॉर्मांडी शहर में एक शुद्धिकरण समारोह का गवाह बना, लिखा, यह दृश्य मुझे मध्य युग की याद दिलाता है, 20वीं सदी की नहीं। भीड़ एक सामूहिक क्रोध से भरी हुई प्रतीत होती है। युवा महिलाएं, जिनकी उम्र कुछ 6 साल से ज्यादा नहीं थी, को चौक के बीच घसीटते हुए लाया जाता है, जहां उनके सिर को बर्बरतापूर्वक मूंडा जाता है, जबकि भीड़ गालियां देती है। फिर उन्हें कंधे पर एक चिन्ह लटकाकर सड़कों पर घुमाया जाता है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यह न्याय उतना ही बर्बर नहीं है जितना कि वह अपराध जिसे वह सजा देने का प्रयास कर रही है। समकालीन गवाहियां उस न्याय की क्रांतिकारी स्थिति का वर्णन करती हैं जिसने इन उथल पुथल भरे महीनों में फ्रांस को घेर लिया। एक लेखक जिसने ग्रेनोबल में घटनाओं का गवाह बनाया, उसने बताया कि भीड़ कैसे बदल गई थी। किसी भी सहानुभूति को छोड़ते हुए वे चेहरे एक मूलभूत घृणा से विकृत हो गए थे। आंखें खून से भरी हुई थीं, मुंह से अपशब्द निकल रहे थे। पुरुष और महिलाएं जो कुछ दिन पहले तक मिलिस के एक सैनिक के सामने सिर झुकाकर चलते थे, अब रक्त के लिए चीख रहे थे और सबसे क्रूर प्रहार देने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। लिंचिंग एक डरावनी रीतिपूर्वक हो गई, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां मिलिस ने सबसे अधिक क्रूरता दिखाई थी। ल्यों में, जो शहर ने पॉल टॉवियर के नेतृत्व में मिलिस का मुख्यालय रखा था, पकड़े गए सहयोगियों को अक्सर उसी इमारत में ले जाया जाता था जहां मिलिस ने प्रतिरोध के सदस्यों को यातना दी थी। वहां उन्हें समान प्रकार की यातना दी जाती थी, फिर निष्पादित कर दिया जाता था, एक हिंसक प्रत्युत्तर के चक्र में, जो यह दर्शाता था कि कैसे उत्पीड़क के तरीके उन लोगों द्वारा अपनाए जा सकते थे जो पहले उत्पीड़ित थे। एक अमेरिकी पत्रकार ने, जो इन कृत्यों का दस्तावेजीकरण कर रहा था, लिखा, सबसे भयावह बात यह नहीं है कि इन त्वरित निष्पादन की बर्बरता, बल्कि इसके चारों ओर का उत्सवपूर्ण माहौल है। पूरी परिवारें, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, इसे एक शो की तरह देखने आ रहे हैं। मैंने एक मां को अपने बच्चे को यह समझाते हुए सुना, अच्छे से देखो, यही है वह तरीका जिससे विश्वासघातियों का अंत होता है। यह जीवित इतिहास का पाठ है, लेकिन मुझे लगता है कि वे वास्तव में कौन सी पाठशाला से सीख रहे हैं। त्वरित निष्पादन सिर्फ नियंत्रणहीन भीड़ का कार्य नहीं थे। कई स्थानों पर प्रतिरोध की इकाइयों ने जनरल न्यायालयों का आयोजन किया, जहां आरोपी त्वरित मुकदमे का सामना करते थे, जो हमेशा मौत की सजा में खत्म होते थे। ये मुकदमे बुनियादी प्रक्रिया के अधिकारों से रहित थे और उन्हें दोषी ठहराने के सिद्धांत पर आधारित थे, विशेष रूप से मिलिस के पहचाने गए सदस्य, जिन्हें स्वाभाविक रूप से विश्वासघाती माना गया था। एक प्रतिरोध कर्मी जिसने टूलूज क्षेत्र में इन न्यायालयों में भाग लिया था, ने बाद में बताया, यह न्यायिक सूक्ष्मताओं का समय नहीं था। हमने बहुत अधिक क्रूरता देखी थी, कई साथियों को खो दिया था। हर मिलिशियन के हाथ फ्रांसीसी खून से सने हुए थे। मुद्दा यह नहीं था कि क्या वे मरने के योग्य थे, बल्कि यह था कि उन्होंने इतना समय कैसे जिया। एक व्यापक रूप से प्रलेखित मामला लिमोजेस में स्थापित पीपल्स ट्रिब्यूनल था, जिसने 2 हफ्तों से कम समय में 65 संदिग्ध सहयोगियों पर मुकदमा चलाया। इनमें से 38 को मौत की सजा दी गई और सार्वजनिक रूप से निष्पादित किया गया। एक निष्पक्ष दर्शक, जो इन मुकदमों में से कई में उपस्थित था, ने बताया कि परिणाम पहले से तय था। अदालत में उपस्थित लोग अपशब्द और धमकियां दे रहे थे। बचाव वकील, जब वे पेश होने की हिम्मत करते थे, तो उनका मजाक उड़ाया जाता था और डराया जाता था। यह नाटक था, न्याय नहीं। जब यह लोकप्रिय न्याय सड़कों पर विकसित हो रहा था, तब फ्रांसीसी गणराज्य की अस्थायी सरकार, जिसे डी गॉल ने स्थापित किया था, कानून का साम्राज्य बहाल करने की कोशिश कर रही थी। 26 अगस्त 1944 को पेरिस की मुक्ति के केवल एक दिन बाद डी गॉल ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सहयोग कार्यों का न्याय करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए थे। इस पहल ने न्याय की वैध प्यास को और साथ ही इस डर को भी दर्शाया
कि फ्रांस अनियंत्रित हिंसा के एक चक्र में न फंसे जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को खतरे में डाल दे। उस समय के महत्वपूर्ण दिनों में एक भाषण में डी गॉल ने इस नाजुक तनाव को व्यक्त किया। न्याय कठोर होना चाहिए, लेकिन यह न्याय होना चाहिए। फ्रांस अपने दुश्मनों द्वारा जिन तरीकों की निंदा की है उनका अनुकरण नहीं कर सकता। हमारा कारण कानून का कारण है, और यही कारण है कि विश्वासघातियों को उनके कृत्यों का जवाब देना होगा। इन संस्थागत आह्वानों के बावजूद शुद्धिकरण विभिन्न स्तरों पर कई महीनों तक जारी रहा। न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किए गए निष्पादन की संख्या के बारे में अनुमान 8,000 से 15,000 के बीच हैं, जो स्रोतों पर निर्भर करते हैं, और ये आंकड़े इस हिसाब किताब के पैमाने को दर्शाते हैं। हजारों अतिरिक्त सहयोगियों को असुविधाजनक स्थितियों में कारावास किया गया, जहां उन्हें औपचारिक मुकदमों का इंतजार था, जो कई मामलों में वर्षों बाद सामने आए। युद्ध संवाददाता अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जिन्होंने फ्रांस की मुक्ति के दौरान गठबंधन सेनाओं का साथ दिया, ने स्थिति का वर्णन आधिकारिक और अपमानजनक 6 वर्षों के कब्जे की मृत्यु नशे के रूप में किया। अपने संपादक को एक पत्र में उन्होंने लिखा, ये जो हो रहा है वह सिर्फ एक सहयोगियों का शिकार नहीं है, यह एक देश के अपने दानवों को भगा देने की प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया देखने के लिए सुंदर नहीं है। जो मिलिशियन इस पहले दौर के लोकप्रिय न्याय से बच गए, उनके लिए भविष्य अभी भी काला था। जिन्हें नियमित सेनाओं द्वारा पकड़ा गया था, उन्हें आखिरकार अधिक औपचारिक न्यायालयों का सामना करना पड़ा, लेकिन सामाजिक माहौल यह सुनिश्चित करता था कि उन लोगों के लिए कोई दया नहीं होगी जिन्होंने कब्जे वाले शासक के साथ सबसे सक्रिय रूप से सहयोग किया था। सार्वजनिक न्याय केवल उनके व्यक्तिगत कृत्यों का मूल्यांकन नहीं करता था, बल्कि यह उस प्रक्रिया का प्रतीक था जिसके माध्यम से फ्रांस खुद को 4 वर्षों के कब्जे और शत्रु के साथ सहयोग के बाद जांच रहा था। एप्यूरेशन लेगाले या कानूनी शुद्धिकरण, जो प्रारंभिक न्यायिक प्रक्रिया के बाद हुआ, ने काफी कठोरता बनाए रखी, विशेष रूप से मिलिस के सदस्यों के खिलाफ। फ्रांसीसी समाज, जो कब्जे और सहयोग के वर्षों से आहत था, उन्हें यह चाहते हुए देखा कि जो लोग अपनी मातृभूमि से धोखा कर चुके हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जाए। न्यायाधीशों और जूरी के सदस्य, जिनमें से कई पूर्व प्रतिरोध कर्मी थे या जो दमन के तहत सीधे तौर पर पीड़ित हुए थे, उनके लिए जनता के न्याय की स्पष्टता से हटकर निर्णय लेना मुश्किल था। जैसे ही फ्रांस युद्ध के बाद अपनी भौतिक और मानसिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत कर रहा था, कब्जे द्वारा उत्पन्न और मिलिस द्वारा बढ़ाई गई विभाजन समाज में गहरे घाव के रूप में बने रहे। पूरी समुदायें धोखाधड़ी, विश्वासघात और प्रतिशोध की यादों से टूट गईं। कई गांवों में जिन परिवारों के सदस्य विरोधी पक्षों में थे, वे पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से बचते रहे और उन अंधेरे वर्षों के घावों को चुपचाप बढ़ाते रहे। इतिहासकार रॉबर्ट एरोन ने अपनी कृति फ्रांस की मुक्ति का इतिहास, जो 1959 में प्रकाशित हुई थी, में निष्कर्ष निकाला, मिलिशियन का शिकार केवल एक विशेष समूह के सहयोगियों का पीछा नहीं था। यह एक राष्ट्र का निराशाजनक प्रयास था जो खुद को शुद्ध करने के लिए पीड़ितों और अपराधियों, प्रतिरोध कर्मियों और विश्वासघातियों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक जटिल थी। सहयोग और प्रतिरोध के बीच की रेखा अक्सर एक ही परिवारों के भीतर, यहां तक कि एक ही व्यक्तियों के भीतर, जो कब्जे के अंधेरे वर्षों के दौरान जैसे तैसे अपना रास्ता बना रहे थे, गुजरती थी। मिलिस का पतन और इसके सदस्यों का पीछा फ्रांस के कब्जे से लेकर अपनी संप्रभुता की पुनः प्राप्ति की ओर संक्रमण में एक विशेष रूप से दर्दनाक अध्याय था। यह हिसाब किताब का कालखंड, न्याय की स्पष्ट इच्छा, और जब एक समाज अत्यधिक आघातों से गुजर चुका हो, तब कानूनी सिद्धांतों की नाजुकता को उजागर करता है। पीड़ितों और अत्याचारियों के बीच जो रेखा सामान्य रूप से सिद्धांत में स्पष्ट होती है, वह एक राष्ट्र के लिए अपने आंतरिक दानवों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में व्यावहारिक रूप से धुंधली हो गई। अंतिम न्याय, मिलिस के सदस्यों के मुकदमे और निष्पादन। 1944 का शरद अरतु, डी गॉल की अस्थायी सरकार के तहत गणराज्य की सत्ता की पुनर्स्थापना के साथ न्याय की प्यास को औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से चैनलाइज करने का समय आ गया था, ताकि कानून का साम्राज्य बहाल किया जा सके, जो देश की नैतिक पुनर्निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व था। एप्यूरेशन या शुद्धिकरण एक आघातग्रस्त राष्ट्र के नैतिक पुनर्निर्माण का प्रयास था, जो प्रारंभिक लोकप्रिय न्याय से एप्यूरेशन लेगाले, कानूनी शुद्धिकरण की ओर बढ़ा। एक सरकारी प्रयास था
जो सहयोगियों के मुकदमे को एक मान्यता प्राप्त कानूनी ढांचे के भीतर संस्थागत बनाने का था। 26 अगस्त 1944 को डिगॉल ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई, कोर्स डी जस्टिस गंभीर मामलों के लिए और चाम्ब्रे सिविक छोटे अपराधों के लिए। इन न्यायिक संस्थाओं में एक पेशेवर न्यायाधीश और प्रतिरोध कर्मी और निर्वासितों में से चुने गए 4 जूरी सदस्य होते थे, जो कागजी रूप से औपचारिकता के साथ सामूहिक गुस्से को कानूनी प्रक्रियाओं में चैनलाइज करते थे। प्रक्रिया का पैमाना असाधारण था। 1944 से 1951 के बीच लगभग 3 लाख सहयोग के मामलों की जांच की गई। इनमें से आधे से अधिक मामलों को खारिज कर दिया गया। जो मामले मुकदमे में गए उनमें से 6,763 व्यक्तियों को मौत की सजा दी गई, लेकिन इनमें से केवल 791 को ही वास्तव में निष्पादित किया गया, जो न्याय और राष्ट्रीय सामंजस्य के बीच संतुलन बनाने के प्रयास को दर्शाता है। मिलिस के सदस्यों को विशेष रूप से कड़ी सजा मिली। उनकी सक्रिय सहयोगिता, यातनाओं में भागीदारी और जानबूझकर विश्वासघात ने उन्हें जनसामान्य और न्यायालयों द्वारा सबसे ज्यादा नफरत किए गए आरोपियों में से बना दिया था। मिलिस की नीले रंग की वर्दी अब विश्वासघात का प्रतीक बन चुकी थी। लियो में एक सामूहिक मुकदमे में संगठन के 32 सदस्यों को न्यायालय में लाया गया। सबूत अत्यधिक भारी थे। यातनाओं से पीड़ितों की तस्वीरें, चिकित्सीय रिपोर्ट और जीवित बचे हुए लोगों के बयान। 18 आरोपियों को मौत की सजा दी गई और उन्हें ला ड्यूशर के किले में निष्पादित किया गया। निष्पादन की विधि विशेष प्रतीकात्मकता को दर्शाती थी। विश्वासघातियों के लिए गोली मारना, जबकि सामान्य अपराधियों के लिए गिलोटिन का इस्तेमाल किया जाता था। यह भेद यह संकेत करता था कि गोली मारने वाली टुकड़ी को सैन्य न्याय माना जाता था, जिसे देशद्रोह की सजा देने के लिए उचित माना गया था। निष्पादन एक कठोर प्रोटोकॉल का पालन करते थे। सुबह के समय दोषी को एक जेल आंगन या सैन्य शूटिंग रेंज में ले जाया जाता था। उसे एक अंतिम सिगरेट पेश की जाती थी और आंखों के पट्टे का विकल्प दिया जाता था। 12 शूटरों की एक टुकड़ी, जिनमें से 6 असली गोलियों और 6 फॉग शॉट्स के साथ होते थे, 20 कदम की दूरी पर खड़ी होती थी, ताकि किसी को यह पता न चले कि उसने मौत का फायर किया या नहीं। हालांकि कानूनी शुद्धिकरण ने नियमित प्रक्रियाओं का पालन करने की कोशिश की, फिर भी समानांतर न्याय प्रणाली के तंत्र जारी रहे। डायजॉन में एक किस्सा इस तनाव को दर्शाता है। जैकब लारसाक, पूर्व पुलिस प्रमुख, को कानूनी तकनीकीताओं के कारण बरी कर दिया गया। यह खबर जनता की गुस्से की लहर का कारण बनी। एक भीड़ ने जेल पर हमला किया, उसे अपहरण कर लिया और शहर के बाहरी इलाके में फांसी दे दी। कुछ प्रमुख सहयोगी नेताओं के मुकदमों में शामिल थे। जैकब डोरियट ने कभी न्याय का सामना नहीं किया। वह फरवरी 1945 में अपने वाहन पर गठबंधन विमान द्वारा मशीन गन फायर किए जाने से मारे गए। फिलिप हेनरियो, जिसे जून 1944 में प्रतिरोध ने मार डाला, को भी न्याय का सामना नहीं करना पड़ा। जोसेफ डार्नांद, मिलिस के संस्थापक और नेता, को न्याय का सामना करना पड़ा जब उसे इटली में पकड़ा गया और फ्रांस को प्रत्यर्पित किया गया। उनका मुकदमा राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बन गया। हालांकि उन्होंने मिलिस में अपनी भूमिका और हिटलर के प्रति अपनी वफादारी को नकारा नहीं किया। उन्होंने यह जोर दिया कि उन्होंने देशभक्ति और कम्युनिज्म विरोधी भावना से काम किया। यह बचाव ऐसे लोगों से घृणा के साथ लिया गया जिनमें यातनाओं के जीवित बचे और निष्पादित लोगों के परिवार शामिल थे। निर्णय सर्वसम्मत था। सभी आरोपों के लिए दोषी मृत्यु की सजा। 10 अक्टूबर 1945 को डार्नांद को शैटिलोन किले में गोली मार दी गई। उनके अंतिम शब्द, मैं फ्रांस और यूरोप के लिए मर रहा हूं, ये दर्शाते थे कि उनके विचारधारात्मक दृष्टिकोण का पालन अंत तक किया गया था। पॉल टॉवियर, मिलिस के लियों प्रमुख, ने तत्काल न्याय से बचने के लिए वर्षों तक मठों में छिपे रहे, जहां उन्हें कैथोलिक चर्च के पारंपरिक क्षेत्रों द्वारा सुरक्षा मिली। 1946 में अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी और वह 1989 तक फरार रहे। 1994 में उनका मुकदमा उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने वाला पहला फ्रांसीसी बना। शुद्धिकरण के सामूहिक आयाम को इंडिग्निटी नेशनल, राष्ट्रीय अपमान के रूप में भी दिखाया गया। लगभग 49,723 व्यक्तियों को इस दंड का सामना करना पड़ा, जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की हानि का कारण था। यह मृत्युदंड जेल की सजा से अधिक कई छोटे सहयोगियों के लिए सबसे लंबा दंड था, क्योंकि यह न केवल दोषी को बल्कि उनके पूरे परिवार को प्रभावित करता था।
शुद्धिकरण का अनुप्रयोग समान नहीं था। उन क्षेत्रों में जहां प्रतिरोध अधिक सक्रिय था या जहां मिलिस ने विशेष रूप से क्रूर अत्याचार किए थे, वहां प्रक्रियाएं अधिक कठोर थीं। अधिक पारंपरिक ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायालयों ने तुलनात्मक रूप से दया दिखाई थी। जैसे जैसे फ्रांस युद्ध के बाद की स्थिरता की ओर बढ़ रहा था और शीत युद्ध के तनाव बढ़ रहे थे, दंडात्मक प्रोत्साहन का जोर कम हुआ। 1951 में माफी 1953 में विस्तारित की गई ने कई छोटे अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए हजारों व्यक्तियों को सार्वजनिक जीवन में लौटने की अनुमति दी। 1964 तक सहयोग के लिए लगभग सभी दोषों को माफ कर दिया गया था, सिवाय सबसे गंभीर मामलों के। इतिहासकार हेनरी रूसो ने बाद में यह संकेत दिया, शुद्धिकरण न केवल एक न्यायिक प्रक्रिया थी, बल्कि एक सामूहिक शुद्धिकरण अनुष्ठान था। विची और सहयोग के दानवों को बाहर निकालने का एक प्रयास था। यदि यह अधूरा था तो इसका कारण यह था कि स्वयं फ्रांसीसी समाज इस बारे में गहरे विभाजित था कि अपने हाल के अतीत को कैसे समझे और निपटे। स्मृति और विवाद। फ्रांस के इतिहास में मिलिस का साया। पेरिस 1994। मुक्ति के आधे सदी बाद 99 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति न्यायालय के सामने मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए पेश होता है। पॉल टॉवियर लियो में मिलिस के पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख दशकों तक छिपे रहे थे, कैथोलिक चर्च के पारंपरिक क्षेत्रों और गुप्त नेटवर्कों द्वारा संरक्षित। उनका मुकदमा, जो टेलीविजन पर प्रसारित किया गया, ने एक ऐसे अतीत को अचानक राष्ट्रीय चेतना में लौटा दिया जिसे बहुत से लोग भूलना चाहते थे। यह देरी से होने वाला मुकदमा फ्रांस के अपने हाल के इतिहास के साथ संबंध की एक गहरी विरोधाभासी स्थिति को दर्शाता है। याद रखने और भूलने की एक साथ आवश्यकता, अतीत का सामना करने और उसे पार करने की। यह स्थायी तनाव उस तरीके को परिभाषित करता है जिसमें फ्रांसीसी समाज ने मिलिस के उत्तराधिकारी के रूप में अपने अतीत के प्रति अपनी यादों को प्रोसेस किया, जो नाजी कब्जे के दौरान सहयोग का सबसे परेशान करने वाला प्रतीक था। फ्रांस ने उस प्रक्रिया का विकास किया जिसे इतिहासकार हेनरी रूसो ने विची सिंड्रोम कहा। एक कब्जे की यादों के प्रति एक जटिल संबंध जो दमन और जुनून, आधिकारिक चुप्पी और स्थायी आघातों के चक्रों द्वारा विशेष रूप से पहचाना गया। मिलिस, जो सक्रिय सहयोग का सबसे चरम रूप था, इस जख्मी स्मृति में एक विशेष रूप से असुविधाजनक स्थान रखता था। पहला आधिकारिक उत्तर प्रतिरोधकर्मी के मिथक के निर्माण में था, जो एक सरलीकृत कथा थी जिसमें फ्रांस को एक ज्यादातर प्रतिरोधी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें केवल कुछ विश्वासघाती सहयोगी थे। ये मिथक, जो डिगॉल की सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया था, हार और कब्जे की अपमानजनक स्थिति के बाद राष्ट्रीय एकता को बहाल करने का प्रयास था। 25 अगस्त 1944 को पेरिस की मुक्ति के दौरान डिगॉल ने इस कथा की स्थापना की। पेरिस ने खुद को मुक्त किया। अपने लोगों ने फ्रांसीसी सेना की मदद से, पूरे फ्रांस के समर्थन से, उस फ्रांस से जो लड़ा, उस एकमात्र फ्रांस से, सच्चे फ्रांस से, शाश्वत फ्रांस से। यह रिटोरिक जानबूझकर सहयोग को कम करके और प्रतिरोध को बढ़ाकर प्रस्तुत की गई थी। इस कथा के भीतर मिलिस को एक संकीर्ण समूह के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो एक असामान्यता थी जो राष्ट्रीय चरित्र से बाहर थी। सहयोग को एक अस्थायी विचलन के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे असाधारण परिस्थितियों द्वारा प्रेरित किया गया था, बजाय इसके कि यह युद्ध से पहले की राजनीतिक धाराओं में निहित एक प्रवृत्ति थी। इस कथा ने कई फ्रांसीसियों को उस दर्दनाक सामूहिक आत्मविश्लेषण से बचने का मौका दिया, जो यह पूछता कि इतने सारे लोगों ने विची शासन को क्यों स्वीकार किया। यहूदियों और विरोधियों के खिलाफ शिकार करने में सामूहिक जिम्मेदारी क्या थी, और फ्रांसीसी समाज में ऐसी प्रवृत्तियों को कौन से तत्वों ने उत्पन्न किया जो मिलिस जैसे संगठनों के उभरने की अनुमति देते थे। आधिकारिक स्मृति की नीतियों ने हमेशा सुलह को दोषारोपण पर प्राथमिकता दी। 1951 और 1953 के आम माफी आदेशों ने कई छोटे सहयोगियों को पुनः सम्मिलित होने की अनुमति दी, जबकि शिक्षा प्रणाली ने प्रतिरोध के नायकों को प्रमुखता दी और सहयोगवाद को एक छोटी सी बात के रूप में पेश किया। पाठ्यपुस्तकों में मिलिस का नाम मुश्किल से लिया गया था, और जब लिया गया तो इसे एक अलग और युद्ध से पहले की राजनीतिक धारा से जुड़ी गतिविधि के रूप में पेश किया गया था। यह चयनात्मक भूलना न तो आकस्मिक था और न ही मनमाना। यह विशिष्ट राजनीतिक आवश्यकताओं को संबोधित करता था। फ्रांस को आंतरिक स्थिरता की आवश्यकता थी ताकि वह पुनर्निर्माण और शीत युद्ध के नए अंतर्राष्ट्रीय आदेश का सामना कर सके।
उस समय की तीव्र एंटी कम्युनिज्म ने जो कई मिलिशियनों को प्रेरित किया था, अब यह शीत युद्ध के बीच के संघर्षों में राजनीतिक रूप से उपयोगी हो गया था। हालांकि इस प्रतीत होने वाले भूलने की इच्छा के नीचे समाधान न हुई स्मृति की अवहेलना जारी थी। मिलिस के पीड़ितों के परिवारों के लिए, यातनाओं के जीवित बचे लोगों के लिए और उन समुदायों के लिए जो प्रतिशोध का शिकार हुए थे, आम माफी और सहयोगियों की सामान्यकरण उनके दुख का दर्दनाक खंडन था। यह चुप्पी 1970 के दशक में टूटनी शुरू हुई, जब एक नई पीढ़ी जिनके पास युद्ध के सीधे अनुभव नहीं थे, ने आधिकारिक कथा को चुनौती देना शुरू किया। मार्सेल ऑफ फूल्स की डॉक्यूमेंट्री ले शाग्रिन एट ला पिटी 1969, हालांकि 1981 तक फ्रांसीसी टेलीविजन पर प्रसारित नहीं हुई थी, ने एक मोड़ का प्रतिनिधित्व किया, जब यह सहयोग के वास्तविक दायरे को दिखाती थी और पूर्व सहयोगियों के प्रामाणिक गवाही प्रस्तुत करती थी। इतिहासकार रॉबर्ट पैक्सटन ने अपनी कृति ला फ्रांस डे विची 1971 के साथ इस पुनरावलोकन को अकादमिक कठोरता दी और यह बताया कि मिलिस विची शासन की अपनी तर्कसंगतता के भीतर एक फ्रांसीसी पहल के रूप में उत्पन्न हुआ था, न कि इसे जर्मनों द्वारा थोपे जाने के रूप में। यह दृष्टिकोण उस मिथक को चुनौती देता था कि सहयोग को मजबूरी के रूप में या केवल व्यावहारिक कारणों से किया गया था। इन कार्यों ने नए शोध, यादों और कृतियों के द्वार खोले जो कब्जे के ग्रे क्षेत्रों की खोज कर रहे थे। मिलिस, जो आधिकारिक स्मृति में हाशिए पर था, अब फ्रांसीसी अतीत के बहस के केंद्र में लौट आया। टॉवियर का मुकदमा विशेष रूप से प्रकट करने वाला था। उनका मुकदमा न केवल ल्यों में मिलिस के प्रमुख के रूप में उनके अपराधों को उजागर करता था, जिसमें रिल्लिए ला पापे में 7 यहूदियों की निष्पादन शामिल थी, बल्कि यह उनके छिपने के विस्तृत नेटवर्क को भी उजागर करता था, जिसने उन्हें दशकों तक छिपे रहने की अनुमति दी थी। और भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि 1971 में राष्ट्रपति जॉर्ज पॉम्पिडो ने उन्हें गुप्त रूप से माफी दी थी। यह उद्घाटन ने फ्रांस को अपने ऐतिहासिक न्याय के प्रति सच्चाई पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। इसाक वार्डनाई, जो रिल्लिए ला पापे में निष्पादन के जीवित बचे थे, का बयान व्यक्त करता है कि क्या दांव पर था। मैं यहां प्रतिशोध के लिए नहीं हूं, 50 साल हो गए हैं, मैं यहां सत्य के लिए हूं, ताकि मेरे पोते जान सकें कि न्याय, हालांकि देर से, अंततः आता है, ताकि फ्रांस वह स्वीकार करे जो हुआ था, यह एक अपवाद नहीं बल्कि उसके इतिहास का हिस्सा था। एप्यूरेशन समाज की प्रकृति पर बहस अभी भी इतिहासकारों को विभाजित करती है। कुछ के लिए ये न्यायिक हत्या लोकप्रिय न्याय का एक समझने योग्य रूप था जो संस्थागत पतन के सामने था। दूसरों के लिए इसने ठीक वही प्रथाएं कायम की जिनकी वे दुश्मन में निंदा कर रहे थे। कई मिलिशियनों का स्पेन, अर्जेंटीना, पैराग्वे और चिली जैसे देशों में भागना इस कहानी का एक और आयाम जोड़ता है। नाजी युद्ध अपराधियों द्वारा उपयोग की गई समान रास्तों का अनुसरण करते हुए मिलिस के प्रमुख व्यक्तित्वों ने अक्सर धार्मिक और राजनीतिक कंजर्वेटिव नेटवर्क्स की सहयोग से फ्रांसीसी न्याय से बच निकला। रेने प्लेवन, बोर्दो के मिलिस के एक उच्च अधिकारी, इस घटना को दर्शाते हैं। 1946 में उसने नकली दस्तावेजों का उपयोग करते हुए अर्जेंटीना भागने में सफलता पाई और रेने मार्टिन नाम अपनाकर ब्यूनस आयर्स में एक समृद्ध व्यापार स्थापित किया। उसे केवल 1983 में पहचाना गया जब एक फ्रांसीसी पर्यटक, जो उसकी एक पीड़िता का बेटा था, ने उसे एक रेस्तरां में संयोगवश पहचान लिया। 16 जुलाई 1995 को राष्ट्रपति जैक्स शिराक का भाषण, जिसमें फ्रांसीसी राज्य द्वारा यहूदियों के निर्वासन की जिम्मेदारी को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया, एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। हालांकि उन्होंने विशेष रूप से मिलिस का उल्लेख नहीं किया, उनके द्वारा कहा गया, वे अंधेरे दिन हमेशा के लिए हमारे इतिहास को धूमिल कर देते हैं। प्रतिरोध कर्मी के मिथक का स्पष्ट अस्वीकार था। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिलिस ने उन कृतियों को प्रेरित किया है जो सहयोग के नैतिक जटिलताओं की खोज करती है। लुई माले की फिल्में जैसे लाकोम्ब लुसीन 1978 और ओएन रिवॉयर ले जाफां 1987 या रॉबर्ट गेडिगियन की एल आर्मी डेल क्रिम 2009 ऐसे चित्र प्रस्तुत करती हैं जो पहले की सरलीकरणों के विपरीत और अधिक विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। पैट्रिक मोडियानो का उपन्यास ला रोंडा दे नोच 1969 कब्जे के नैतिक वातावरण में गहराई से उतरता है, उन धूसर क्षेत्रों की खोज करता है जहां आदर्शवाद, अवसरवाद और दबाव एक साथ मौजूद थे।
हालांकि यह विशेष रूप से मिलिस पर नहीं है। मोडियानो का काम उस समय की नैतिक जटिलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण रहा है। मिलिशियनों के परिवारों के लिए यह विरासत विशेष रूप से कठिन है। कई वंशज एक घातक मौन में बड़े हुए हैं। परिवार के रहस्यों को आंशिक रूप से उजागर किया गया है, लेकिन वे अपने माता पिता या दादाओं के अतीत से सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। अन्य ने व्यक्तिगत जांच के दर्दनाक प्रयास किए हैं, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं बिना सही ठहराए। मिलिस के ऐतिहासिक अर्थ पर बहस अभी भी जारी है। कुछ इतिहासकारों के लिए यह एक अत्यधिक उदाहरण और प्रकटीकरण है जो समाज में नाजी युद्ध के पहले फ्रांसीसी समाज में अधिकारवादी, नस्लवादी और यहूदी विरोधी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरों के लिए यह मुख्य रूप से असाधारण परिस्थितियों का परिणाम था और यह फ्रांसीसी राजनीतिक संस्कृति में गहरी प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित नहीं करता। यह निर्विवाद है कि मिलिस समय संकट के दौरान नागरिकों की निष्ठा, आज्ञाकारिता और नैतिक प्रतिरोध के बारे में मौलिक सवाल उठाता है। जैसा कि समाजशास्त्री मिशेल विवियोर्का ने सुझाव दिया, मिलिस हमें असहज करता है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि कुछ परिस्थितियों में सामान्य नागरिक अपने ही साथियों के लिए अत्याचारी बन सकते हैं। फ्रांसीसी सामूहिक स्मृति में मिलिस की स्थिरता, उसके अस्तित्व को कम करने या भुलाने के शुरुआती प्रयासों के बावजूद, यह साबित करता है कि कोई भी समाज अपने इतिहास के अंधेरे पृष्ठों का सामना किए बिना एक मजबूत भविष्य नहीं बना सकता।